नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, जहां हम बात करते हैं आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है। कोई जल्दी बोलना शुरू करता है तो कोई थोड़ा लेट, कोई पहले चलना सीख जाता है तो कोई कुछ महीने बाद। लेकिन जब स्पीच डिले या लेट वॉकिंग जैसी चीज़ें पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये नॉर्मल है या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आज के एपिसोड में हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्पीच डिले और लेट वॉकिंग के पॉसिबल रीजंस, वार्निंग साइंस और कब पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। साथ ही जानेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कि अर्ली इंटरवेंशन का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इस ज़रूरी मालूमात पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अत्तापुर हैदराबाद के कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एंड एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर अमोल कुमार जाधव। तो बने रहिए हेल्थ और हम के साथ, क्योंकि सही जानकारी ही सेहत की पहली सुरक्षा होती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। तो सबसे पहले शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि स्पीच डिले क्या ये नॉर्मल बात होती है एंड कब इसे पेरेंट्स को डिटेक्ट करना चाहिए एंड कैसे डिटेक्ट करना चाहिए? बहुत बार हम बोलते हैं कि स्पीच डिले हमारे पूर्वजों में था, घर में, फैमिली में था और हम इसे इग्नोर करते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि स्पीच डिले साधारण न होते हुए अंडरलाइंग कोई कंडीशन होती है, उसके वजह से स्पीच डिले बच्चों में परसिस्टेंट हो सकता है। अगर हम सही टाइम पे उसको एड्रेस नहीं करें तो हमें देखना है कि बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा सुनेगा वो समझेगा और उसके बाद बातचीत होगी। अगर बच्चे सुनने में या समझने में और बातचीत करने में तकलीफ़ है, वो टाइम पे बच्चे को स्पीच डिले हो सकता है। जी, अब अगर हम नॉर्मल एज की बात करें तो बच्चे किस नॉर्मल एज तक बात करना शुरू कर देते हैं एंड किस एज तक उन्हें बात करना शुरू कर देना चाहिए? अभी देखो बच्चों में क्या है ना कि 6 महीने में अगर बैबलिंग नहीं हो रहा है, माँ बाबा ऐसे साउंड्स नहीं कर रहा है बच्चा, तो हमें देखना है कि अगर अंडरलाइन कुछ बीमारी है या फिर और कोई रीज़न से वो बात नहीं कर रहा है, या फिर बच्चा अगर सिंगल वर्ड नहीं बोल पा रहा है। मानो कि 1 साल तक बच्चा कुछ भी नहीं वर्ड बात कर रहा है, 2 साल में बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहा है। जी, लेट वॉकिंग का अगर हम मेडिकल डेफिनेशन ले तो लेट वॉकिंग का मेडिकल डेफिनेशन क्या होगा? लेट वॉकिंग माने कि बच्चे को फिज़िकल हेल्थ में रुकावट होना या फिज़िकल हेल्थ में दिक्कत होना, जैसे कि बच्चा गर्दन पकड़ना 4 मंथ्स में स्टार्ट कर लेता है, 6 महीने में बच्चा 6 to 8 मंथ्स में बच्चा बैठना, और 1 साल में या फिर 12 to 15 मंथ्स में बच्चा वॉकिंग यूजुअली स्टार्ट कर लेता है। इससे ज़्यादा अगर बच्चे में देरी हो रही है तो हमें डिलेड वॉकिंग, डिलेड फिजिकल माइलस्टोन्स हम बोल सकते हैं। जी, अब अगर हम बात करें स्पीच डिले की या लेट वॉकिंग के मेडिकल टर्म्स में कोई साइंस की, तो पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि ये शायद किसी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। तो क्या वाकई में स्पीच डिले या लेट वॉकिंग किसी प्रॉब्लम का साइन है या नहीं? आप उस बारे में हमें बताइए। यूजुअली देखो लेट वॉकिंग जो है, बच्चे को बचपन में अगर ऑक्सीजन की कमी है या फिर बचपन में अगर उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है या फिर एनआईसीयू में रखना पड़ा है, उसको अगर इन्फेक्शन कुछ हुआ है या फिर कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा है, वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। बच्चे में बचपन से अगर कुछ हियरिंग इश्यूज़ है, उसके वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी जो घर में चल रही है, बहुत सारे बच्चे जल्द कम एज में एक्सपायर हो रहे हैं, डेथ हो रही है, सडन डेथ हो रही है। फैमिली में हिस्ट्री है कि बहुत सारे बच्चों को डेवलपमेंट के इश्यूज़ है, या फिर कोई बच्चे में कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि मान लो एपिलेप्सी है, या फिर कुछ टाइम के बाद बच्चे का डेवलपमेंट रुक गया, या फिर जो बच्चा पहले सीखता था अभी कुछ टाइम के बाद वो सीखना भूल गया, और जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर फैमिली में है वो भी हमें जानना ज़रूरी है। जी, अब अगर हम स्पीच डिले के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या ऐसे कॉमन कॉजेज़ नज़र आते हैं फॉर स्पीच डिले इन किड्स? यूजुअली अगर बचपन से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हुई है, या फिर
अगर प्रीमैच्योर बच्चा है, समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो गई है, उसके वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, और बच्चे में अगर जन्मजात कुछ हियरिंग इश्यूज है, या फिर बच्चा ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से बच्चा इंटरेक्टिव नहीं है, बच्चा जो भी दूसरे लोग उसको बुला रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चा खुद ही खेल रहा है और या फिर अजीब हरकतें कर रहा है, तो ये ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। उसमें स्पीच डिले, वन ऑफ द कंपोनेंट इज स्पीच डिले। यानी कि ऑटिज्म का भी स्पीच डिले से ताल्लुक है। हाँ, स्पीच डिले के साथ साथ अगर बच्चा नाम के रिस्पांस, नाम पूछने पे उसको रिस्पांस नहीं कर रहा है, या फिर बुलाने पे नहीं देख रहा है, आई कांटेक्ट एकदम पुअर है, या फिर बच्चा कुछ बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बहुत हाइपर एक्टिव है, या फिर कुछ हैंड फ्लैप्स कर रहा है, अलग से हरकतें कर रहा है, जिसमें बच्चे को समझने में और इंटरेक्शन में दिक्कतें आ रही है, तो हम सोच सकते हैं कि ऑटिज्म की बीमारी हो सकती है। जी, अब अगर हम लेट वॉकिंग के वार्निंग साइंस एंड कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो लेट वॉकिंग में कौन से ऐसे कॉमन कॉजेज़ नज़र आते हैं? अगर बच्चे को बचपन में बहुत टाइम तक ऑक्सीजन लगा हो, या बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा हो, NICU में रखा हो, उससे साथ साथ बच्चे को अगर जन्मजात कुछ इन्फेक्शन हुए हैं और बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में गुजरा हो, साथ में बच्चे की पैदाइश थोड़ा जल्दी होने के कारण बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी है, और फिर कोई जेनेटिक कंडीशन है, उसके वजह से बच्चे में देर से चलना मुमकिन है। कभी कभी बच्चों के मांसपेशियां कमज़ोर रहती है, कभी कभी नर्व्स की बीमारी हो सकती है। वो सारा चीज़ें हमें एक्सपर्ट से जानकारी लेना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और कंटिन्यू फॉलोअप रखना चाहिए। अगर बच्चा लेट वॉकर है, जैसे कि 18 मंथ्स में बच्चा अगर वॉकिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, या फिर अगर बच्चे ने गर्दन नहीं ठहरा है 4 मंथ्स में, तो हमें देखना है कि बच्चा क्यों नहीं गर्दन ठहर रहा है, या फिर बच्चा 10 मंथ्स तक सिटिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमें नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके एक्सपर्ट से माने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि होते हैं, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मदर को है या फादर को है तो बेबी को भी अडेप्ट होने के चांसेस होते हैं, तो क्या यहाँ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी स्लीप डिले, स्पीच डिले या लेट वॉकिंग का साइन हमें नज़र आता है या नहीं? यूजुअली जेनेटिक बीमारी स्पीच डिले और वॉकिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, बट उससे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं कि बर्थ एस्पेक्सिया, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, या फिर ऑटिज़म के लक्षण है, या फिर डेवलपमेंट डिले है फैमिली में, जो कि बहुत सारी कारणों से भी पॉसिबल होता है। कभी कभी बच्चे सिंड्रोमिक रहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, या फिर कुछ नर्व और मसल के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे कि स्पाइनोमस्कुलर एट्रोपी हो गई, या फिर ड्यूशन्स मस्कुलर एट्रोपी हो गई, उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट कभी कभी रह सकता है। फैमिली में वो हिस्ट्री होती है कि बच्चा देर से चल रहा है, या फिर सडनली कम उम्र में बच्चे की डेथ हो गई। ऐसी अगर हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, तो आपको ज़रूर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जी, अब यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं कि 2 साल का बच्चा रहने दीजिए आप, या 1 ईयर या उससे पहले बच्चा जब रोता है तो उसको चुप कराने के लिए स्क्रीन टाइम की आदत डाल देते हैं। तो क्या स्क्रीन टाइम भी एक फैक्टर की तरह काम करता है या वार्निंग साइन की तरह काम करता है फॉर स्पीच डिले? स्पीच इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेबीज डेवलपमेंट। अभी स्पीच में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो सुनेगा, समझेगा और बातचीत करेगा। तो सुनना, समझना और बातचीत करना, ये 3 मूलभूत अंग है। तो अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, फैमिली के लाइक पेरेंट्स आर कॉलिंग बाय देयर नेम एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, अगर बच्चा आँख में आँख डाल के नहीं देख रहा है, बच्चा पूरे टाइम पे स्क्रीन यूज़ कर रहा है, तो वो सारा कुछ डेवलपमेंट में असर करता है। तो आइडियली लेस देन 2 इयर्स कोई भी बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, सिवाय अगर कुछ वीडियो कॉल्स है, पेरेंट्स आर अब्रॉड और कहीं पे बाहर है और बच्चे से बात करना चाह रहे, तभी जाके वीडियो कॉल पे थोड़ा बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्क्रीन टाइम जैसे कि टीवी, मोबाइल, टैबलेट, अदर फॉर्म्स ऑफ डिवाइसेस आर नॉट एडवाइजेबल लेस देन 2 इयर्स।
अब पेरेंट्स जो है कौन से ऐसे साइंस घर पर नोटिस करें जो कंसर्निंग की बात नज़र आती है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। बच्चे को सिर्फ अकेले खेलना पसंद है, कुछ पर्टिकुलर टॉयज़ पसंद है, एक ही टॉयज़ के साथ वो बार बार खेल रहा है, उसका पैटर्न कुछ अजीब है जो दूसरे बच्चों के जैसा नहीं है। दूसरे बच्चे आने के बाद बच्चों में वो टॉय शेयर नहीं कर रहा है, उससे उनके साथ घुल मिल नहीं रहा है, या फिर आँख में आँख डाल के नहीं देख रहा है, नाम पुकारने के बावजूद भी वो बच्चा पेरेंट्स की तरफ नोटिस नहीं कर रहा है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है, साथ साथ में बच्चा हाइपर एक्टिव होना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एक्सेसिवली चीज़ें पटक देना या फिर बहुत टेम्पर टैंट्रम्स ऐसे थ्रो करना, वो साथ में बिहेवियरल इश्यूज होने के लक्षण हैं उसमें। जी, अब यहाँ पे अगर हम डॉक्टर कंसल्टेशन की बात करें तो किस एज में बच्चे को डॉक्टर की तरफ लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर दीज टू प्रॉब्लम्स? यूजुअली जब आप इम्यूनाइजेशन के लिए जाते हो पीडियाट्रिशियन के पास, वो टाइम पे आपको बच्चे का डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग एक्टिवली आपको जानकारी लेना ज़रूरी है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोई डेवलपमेंट में अगर रुकावट है तो वो टाइम पे अगर आपको या फिर पीडियाट्रिशियन को ऐसे नोटिस हो रहा है कि कुछ बच्चे में ये कुछ चीज़ें थोड़ा पीछे चल रहा है या फिर कुछ कंसर्निंग चीज़ें हैं, वो टाइम पे दोनों की तरफ से आइडेंटिफाई करने से जल्दी हम एक्सपर्ट की सलाह से चीज़ें रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है, उसमें अगर हम जल्दी ये जानकारी लेके बच्चे की सेहत के बारे में हम थोड़ा सतर्क रहे तो हम जल्दी से बच्चे को रिकवरी ला सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पाया जाता है यूजुअली। जी, अब प्रीमेच्योर बेबीज़ की अगर हम बात करें तो क्या प्रीमेच्योर बेबीज़ को ये जो डिलेज़ है, स्पीच डिले एंड लेट वॉकिंग, तो क्या ये इन डिलेज़ का एक कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर प्रीटर्म कमिंग? अगर प्रीटर्म बच्चे की बात करें, जैसे कि मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म बोलते हैं कि मान लो 8 महीने में बच्चा डिलीवर हुआ, तो 8 महीने का बच्चा और 6 महीने में जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसमें डिफरेंसेस होता है। 8 महीने का बच्चा जल्दी कोप अप कर लेता है, भले ही वो जल्दी पैदा हुआ है, बट धीरे धीरे एज के हिसाब से, वो समय के हिसाब से धीरे धीरे पकड़ में लाता है चीज़ें। बट 6 महीने के बच्चे में शायद कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि विजन है, हियरिंग है, स्पीच है, लैंग्वेज है और फिर मोटर डेवलपमेंट है, उसमें दिक्कतें होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अगर साथ ही बच्चे को न्यूनेटल पीरियड में कुछ हिमोरेज हो गया है, कुछ ब्लीडिंग हो गया ब्रेन में, या फिर कुछ इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन कमज़ोर हुआ है, या फिर बच्चे को बहुत टाइम तक NICU में रखना पड़ रहा है, या फिर ऑक्सीजन की कमी के वजह से बच्चे को वेंटिलेटर या फिर दूसरे ऑक्सीजन के डिवाइसेस लगे हैं और वो साधारण 1 महीना 2 महीना ऐसे NICU स्टे हुआ है, तो वो सारे बच्चों में थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और ऐसे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। जी, स्पीच डिले और हियरिंग प्रॉब्लम्स का क्या कनेक्शन है, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। कभी कभी कंजेनाइटल हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हियरिंग apparatus में बच्चे को प्रॉपरली सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हियरिंग apparatus में जैसे कि साउंड आने के बाद वो प्रोसेस होके ब्रेन की तरफ से हमें सिग्नल्स मिलने के बाद हम उसको समझते हैं। बट अगर वो प्रोसेसिंग में कुछ इश्यूज है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से बच्चे की हियरिंग कैपेबिलिटीज़ नॉर्मल से नहीं डेवलप हुई है, तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो वो समझ नहीं सकता और बातचीत नहीं कर सकता, तो वो भी स्पीच डिले का वन ऑफ द कॉमन रीज़न है कि बच्चा ठीक से समय के साथ साथ बात नहीं कर रहा है। जी, अब लेट वॉकिंग जो है, क्या वो कोई मसल वीकनेस या विटामिन डेफिशिएंसी का एक नज़र आता है उसमें, या क्या इन दोनों चीज़ों की वजह से ये लेट वॉकिंग का साइन दिखता है या नहीं, आप उस बारे में हमें बताइए। लेट वॉकिंग विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, जैसे कि विटामिन डी हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जैसे कि ब्रेन, मसल और नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो बच्चे को लेट वॉकर हो सकता है, उसका डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट या फिर और कॉग्निशन भी अफेक्ट हो सकता है। तो विटामिन also plays role in development of the brain. So nerve, muscle and overall brain health, vitamin is important. जी,
डेवलपमेंट माइलस्टोन चेक करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। हम जैसे कि मानो कि रेड फ्लैग्स है वॉकिंग के लिए या फिर स्पीच के लिए। वॉकिंग के लिए अभी हम सोचे अगर 18 मंथ्स में बच्चा वॉकिंग नहीं कर पा रहा है इंडिपेंडेंटली, तो वो हम कंसिडर करना चाहिए कि अभी दैट इज़ द टाइम व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। स्पीच में अगर बच्चा 2 शब्द जोड़कर सेंटेंस नहीं बना पा रहा है 2 साल में, तो हमें जल्दी से एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। जी, अब यहाँ पे अगर हम अर्ली थेरेपी या इंटरवेंशन की बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के लिए टू डेवलप हिज स्पीच स्किल्स एंड लेट वॉकिंग जो डिले है उसको भी वो ओवरकम कर सके। या यूजुअली अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की वजह से हम अराउंड 70 to 80% अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। अगर उसमें जेनेटिक या फिर और दूसरे मेटाबॉलिक कंडीशंस है, सिंड्रोमिक कंडीशंस है, उसमें हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती क्योंकि उसमें क्रोमोजोमल कुछ एनोमलीज रहती है या फिर अलग से कुछ ब्रेन की इश्यूज होते हैं। तो वो टाइम में हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। बट ओवरऑल अगर बच्चे को सोशल डिप्राइवेशन मिला है, अर्ली एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ हुआ है और ऑटिज़म के लक्षण हैं जिसमें पूरी तरीके से बच्चे को रिकवर किया जा सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अब घर पे अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन टाइम कौन सा ऐसे एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंडल्ज कर सकते हैं पेरेंट्स सो दैट स्पीच डिले एंड लेट वॉकिंग जैसे चीज़ों को वो लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को। बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, कौन से एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो एज के हिसाब से है या नहीं है, या फिर पीछे है या फिर अलग से कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि वो सिर्फ कार्टून देख रहा है या फिर टेलीविज़न देख रहा है, कार्टून देख रहा है और कार्टून की तरह बात कर रहा है, या फिर अलग से कुछ जो चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर टॉयज़ या पर्टिकुलर थिंग्स में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जस्ट रोलिंग ओवर कर रहा है, स्पिन ओवर कर रहा है, या फिर ऐसे हरकतें कर रहा है जो एज के हिसाब से नॉर्मल नहीं है, एक्सेसिवली ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या फिर कोई ज़िद ज़्यादा कर रहा है और समय के हिसाब से उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हमें वो समझना है। जल्दी समझने से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बच्चे को इन्वॉल्व करके हमारे एक्टिविटीज़ में उसको टाइम दे के समझना, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को। जी, अब कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नैनी के साथ बच्चे को रखते हैं एंड नैनी मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को टॉयज़ में एंड बातचीत करने में इंडल्ज करती है। तो क्या ऐसे में जब पेरेंट्स टाइम नहीं दे सकते हैं, जो नैनी उनके या बेबी टेकर केयर टेकर उनके साथ मौजूद है, क्या वो भी बच्चे को ऐसे एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके बच्चे के स्पीच डिले एंड जो लेट वॉकिंग के चीज़ें हैं उन फैक्टर्स पर ओवरकम कर सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है बच्चे को लाइक एवरीवन हैज़ इज ओन रोल। जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स है, नानी है, उसके फ्रेंड्स है, सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन है, सारे लोगों का अलग एक इंडिविजुअल रोल है। हर एक रोल के लिए दूसरे लोग बने हैं। मतलब पेरेंट्स का रोल अलग है, उनके फ्रेंड्स का रोल अलग है, नानी का रोल अलग है। तो हमें एक सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग हैं तो हर एक रोल हमें आइडेंटिफाई करके उसको वैसे बच्चे को इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को समझना है कि बच्चे को हमें टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है ताकि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, ऑल दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। जी, अब अगर हम मिथ्स की बात करें तो आजकल हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे कोई ना कोई मिथ मौजूद है। जैसे इंस्टाग्राम अगर हम खोल लेंगे तो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपअप हो जाएंगी कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो पेरेंट को कंफ्यूज कर देते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक स्पीच डिले एंड लेट वॉकिंग? बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि हमारे घर में भी स्पीच डिले था तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लाइक बॉयज़ स्पीक लेट।
यूजुअली बॉयज़ जल्दी नहीं बात कर पाते हैं, गर्ल्स यूजुअली जल्दी बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स है कि हम उसके वजह से हम इग्नोर कर लेते हैं। अर्ली जो पीरियड, गोल्डन पीरियड रहता है, उसमें जो इंटरवेंशन करना ज़रूरी रहता है वो हम मिस कर पाते हैं। और फिर जब टाइम होने के बाद जब बच्चा जो कुछ चीज़ें सीखा है वो भी भूल जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें एज के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं सुधर पाती है, और वो हम टाइम जो हम टाइम पे जो चीज़ें करना था वो हम मिस कर पाते हैं। तो हमें रेड फ्लैग्स जो है, एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड क्या है वो जानना ज़रूरी है हमारे एक्सपर्ट से। और हम देखना है कि वो टाइम पीरियड में, वो टाइम जोन में बच्चा सही से डेवलपमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हमें सही, मतलब सिंपल सी बात है, जाके डॉक्टर को दिखा दो और बाकी सारी चीज़ें डॉक्टर की सलाह से फॉलो करो और थिंग्स विल बी बेटर। लाइक जितना जल्दी हम वो उस पर ध्यान दें, जितना जल्दी हम उस पर कोशिश करें, तो उसके लिए वजह से हमें जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में दो लैंग्वेजेस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इंग्लिश में कोई बात कर लिए या हिंदी में कोई बात कर लिए। तो क्या ये बाइलिंगुअल एनवायरनमेंट स्पीच डिले का एक कारण बन सकता है इन अ चाइल्ड या नहीं? हो सकता है। बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि घर में एक बात कर रहे हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, स्कूल में एक डिफरेंट लैंग्वेज है, या फिर स्टेट डिफरेंट है, उसके वजह से मल्टीपल लैंग्वेजेस हो रही है घर में। तो वो टाइम पे बच्चे को समझना और अंडरस्टैंडिंग में दिक्कतें आ सकती है। हमें ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है कि जैसे कि बच्चा वन बाय वन स्टेप बाय अनदर स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू make them understand, we have to understand कि what is their requirement at this point, और कौन सी भाषा में उनको अभी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि घर का लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट है उसके इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ साथ कॉग्निशन और जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो फेस रिकग्निशन है, या फिर स्पीच डेवलपमेंट, लैंग्वेज है, मोटर डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ जो हम इंस्ट्रक्शन बच्चे को देते हैं उसको समझना ज़रूरी है। उसको जो लैंग्वेज में उसको समझ में आ रहा है, जो लैंग्वेज हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, वो लैंग्वेज में उसको समझा के धीरे धीरे बच्चे को एडिशनल लैंग्वेजेस हम सिखा सकते हैं। जी। अब डिले स्पीच डेवलपमेंट या लेट वॉकिंग, इसका जो डिले होता है, ये डिले कब एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डेवलपमेंट में एक काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर साबित होता है, उस बारे में हमें कुछ बताइए। बच्चे यूजुअली बैबलिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक बैबलिंग नहीं हो रहा है, 9 मंथ्स तक कोई भी सिंगल वर्ड्स नहीं बात कर पा रहा है, या फिर 12 मंथ्स तक कोई भी एक दो वर्ड भी कुछ नहीं बात कर पा रहा है, 2 साल में 2 वर्ड ज्वाइन करके सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, तो हमें देखना है कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हमें जल्दी से एक्सपर्ट से सलाह लेके उनको दिखा के उसके अंडरलाइंग जो कॉजेस है और भी, और साथ साथ में और कोई इश्यूज है वो भी हमें जानना ज़रूरी रहता है। जी। अब एक और इसी बीच एक हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरे को डॉक्टर से ये कंसर्न करना था कि मेरे रिलेटिव में एक लड़का है जो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही? हेलो हेलो। आई थिंक द कॉल इज़ नॉट ऑडिबल। तो फिलहाल एक और सवाल ये उठता है कि बच्चा 6 मंथ्स में, जैसे आपने मेंशन किया है, बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, बट कई बार हम ऐसे नोटिस करते हैं कि बच्चा बैबलिंग करना तो चाह रहा है बट उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही है। तो क्या ये बैबलिंग में ही कनेक्ट होता है या नहीं, उस बारे में हमें कुछ बताइए। बैबलिंग हम बोलते हैं कि पहले स्टार्ट कर लेता है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो हमें ब्रेन का रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज है, या फिर उसको सुनाई नहीं दे रहा है उसके वजह से बात नहीं कर पा रहा है, या फिर पेरिफेरल प्रॉब्लम जैसे कि लैरिंजल अपैरेटस है, जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड में कुछ इश्यूज है, उसकी वजह से वो बात ही नहीं कर पा रहा है, वो वॉइस नहीं निकल पा रहा है, वो समझ रहा है बट बात नहीं कर पा रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें कभी कभी ENT डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं अगर उसको कुछ लैरिंजल इश्यूज है या फिर कुछ एबनॉर्मल कनेक्शंस है। उसके साथ साथ हमें ओवरऑल उसका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे है वो भी जानना ज़रूरी रहता है। अगर आइसोलेटेड स्पीच डिले है तो हमें देखना है कि उधर दूसरे माइलस्टोन्स उसके ठीक है नहीं है,
या फिर और भी दूसरी चीज़ें एसोसिएटेड इन्वॉल्वमेंट है, सिस्टमिक कुछ उसके लक्षण है, जैसे कि उसका ग्रोथ अच्छा है नहीं है, या फिर ग्रोथ के साथ साथ हमें देखना है कि उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, लंग के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या फिर कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में कुछ इश्यूज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक बीमारी है उसमें ऐसे पाया जाता है कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट रहता है और मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होने के कारण बच्चे को स्पीच डिले इज़ वन फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ओवरऑल सिंड्रोम। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। बिकॉज स्पीच डिले एंड जो लेट वॉकिंग होता है वो बच्चे का एक डेवलपमेंट एरिया होता है जहाँ पे इन दो फैक्टर्स को समझकर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल आई मस्ट रियली अप्रिशिएट जो आपने इतने सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाया कि बच्चे के ग्रोथ पर ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो नाज़रीन, आज हमने जाना कि स्पीच डिले और लेट वॉकिंग हर बार किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन नहीं होता, लेकिन सही समय पर साइंस को पहचानना और ज़रूरत पड़े तो एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, हर बच्चा अपनी पेस से डेवलप करता है और पेरेंट्स का सपोर्ट, पेशेंस और अवेयरनेस ही उनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर आपको अपने बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर कोई भी डाउट हो तो इग्नोर ना करें। अर्ली गाइडेंस से ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।